नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर में। और आपने बिटकॉइन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। और साथ में ही कुछ दिनों से ये भी न्यूज़ आ रही है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 20 लाख रुपए के भी आगे चला गया है। अगर आज की मैं बात बताऊं कि आज बिटकॉइन का क्या प्राइस है, तो आज का अगर इंडियन रुपीज़ में हम एक बिटकॉइन के प्राइस को देखें तो वो है 20,60,000 रुपये। ठीक है, 20,60,000 रुपये का आपको एक बिटकॉइन मिलेगा अगर आपके पास 20,60,000 रुपये हैं तो। ठीक है, तो क्यों इतना बिटकॉइन है जो कि इतना महंगा हो रहा है? क्या है बिटकॉइन, ये कैसे काम करता है और हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा बिटकॉइन की हिस्ट्री क्या है, उसको किसने बनाया। बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो चलते हैं उस पेज पर। और उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आगे हम पेज पर, और विकीपीडिया की न्यूज़ है कि बिटकॉइन इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी मतलब कि एक डिजिटल करेंसी है, मतलब कि इसकी ये फिजिकल फॉर्म में किसी के पास नहीं है। अगर आपके पास रुपए 100 रुपये हैं तो आपके पास फिजिकल फॉर्म में है 100 रुपये। ठीक है, या आपके पास $10 का नोट है तो आपके पास फिजिकल फॉर्म में है। पर जो बिटकॉइन है ये कोई भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी मतलब कि डिजिटल करेंसी है। आपके किसी मोबाइल वॉलेट में हो सकती है, या किसी आप बोल सकते हो कि आप इसको लॉग इन कर सकते हो अपने कंप्यूटर में और वहाँ पर देख सकते हो कि आपके वॉलेट में कितने जो है बिटकॉइन पड़े हुए हैं। अगर आपने बिटकॉइन की आईडी ली हुई है तो आपके पास बिटकॉइन खरीदे हुए हैं तो आपके पे जो वॉलेट में बिटकॉइन पड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो 2008 में जो है बिटकॉइन का जो है इन्वेंशन की गई थी बाय द अननोन पर्सन, या ग्रुप ऑफ पर्सन जिनको नाम दिया गया सतोशी नाकामोतो। ठीक है, इसको अगर लीगली स्टार्ट किया गया तो 2009 में इसको लीगली स्टार्ट किया गया। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वाज रिलीज एज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ये काम करता है सारा। ठीक है, तो लेज़र इसका सबसे पहले स्टार्ट किया गया 3 जनवरी 2009 को, आज से 11 साल पहले। ठीक है, तो सप्लाई लिमिट क्या है, मतलब कि इसकी सप्लाई लिमिट है 21 बिलियन बिटकॉइंस। ठीक है, तो सॉरी 21 मिलियन। ठीक है, तो 21 मिलियन जब बिटकॉइन हमारे मार्केट में पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद कोई भी नया बिटकॉइन नहीं आएगा। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद बिटकॉइन की जो है प्राइस पर जो है डिमांड सप्लाई पर ही जो वर्क करेगा। अगर बिटकॉइन की डिमांड उस टाइम पर ज़्यादा हुई तो बिटकॉइन का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मूव करेगा। ठीक है, और सप्लाई सॉरी अगर डिमांड कम हुई तो उसका जो है प्राइस भी काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो ये हो गई कि ये फिलहाल जब तक ये 21 मिलियन के पास नहीं पहुंचती तब तक तो इसका जो है कितने बिटकॉइन नए बनेंगे इस पर डिपेंड करेगा। तो बिटकॉइन नई कैसे बनेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको पता ही है ये फाउंडर सतोशी नाकामोतो, मतलब कि जो ग्रुप था उसका नाम था सतोशी नाकामोतो। ठीक है, तो अब बात करेंगे बिटकॉइन काम कैसे कर। तो अगर मैं आपको कीमत बताऊं तो कीमत मैं बता चुका हूँ कि 20,60,000 रुपये जो है एक बिटकॉइन की कीमत है। ये गूगल पर भी दिखा रहा है। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि काम कैसे करता है। ठीक है, तो काम कैसे करता है, पहले उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आपके पास 100 रुपये का नोट है। ठीक है, 100 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं। तो 100 रुपये किसके द्वारा जारी किए गए हैं? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, मतलब कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो है आरबीआई। ठीक है, तो अगर आप 100 रुपया किसी ए पर्सन से बी पर्सन को देते हो, मतलब कि आपने बाजार गए, वहाँ आपने दुकानदार को बोला कि मुझे 100 रुपये का सामान दे दो। ठीक है, आपने उसको 100 रुपये दिए और उसने बदले में आपको 100 रुपये का सामान दे दिया। ठीक है, तो 100 रुपये उसकी वैल्यू एक नोट की क्यों है? क्योंकि उसमें आरबीआई की साइन है और आरबीआई कहता है कि इसकी इस नोट के बदले आपको 100 रुपये की वैल्यू जो है प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 2016 की न्यूज़ बताना चाहूँगा कि 1,000 और 500 के नोट आरबीआई ने बैन किए थे। ठीक है, तो सेम एग्जैक्ट उस दिन क्या हुआ था, तो उस दिन आपके पास अगर 1,000 रुपये आपके जेब में पड़े हुए थे तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,000 की वैल्यू हो गई 0। मतलब कि उसको कंट्रोल कर रही है आरबीआई। ठीक है, जो कि हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है, जो कि हमारी करेंसी को ऑपरेट भी कर रही है और कंट्रोल भी कर रही है। ठीक है, चाहे तो वो 1,000 नोटों के लाखों नोट या करोड़ों नोट छाप सकती है, पर उसके हाथ में कंट्रोल है कि वो कितने छापेगी और कितने डिमांड पर कब छापेगी। ठीक है, तो इसका कंट्रोल किसी के पास तो है,
हमारे नोट्स का, कि चाहे डॉलर को छापना हो या इंडियन रुपीज़ को छापना हो या युआन को छापना हो चाहे दिनार को छापना हो, इसका उसके पास सेंट्रल अथॉरिटी है उस गवर्नमेंट के पास कि वो कितने मात्रा में छापेगी। पर बिटकॉइन के पास ऐसे कोई अथॉरिटी या ऐसी कोई माइनिंग्स नहीं है जो ये निर्धारित करेंगे कि कब बिटकॉइन छापने और कितने छापने, क्योंकि एक डिजिटल करेंसी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि डिजिटल करेंसी है, ना ये छप सकती है ना ये छापा जा सकती है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी द्वारा, ठीक है। तो ये कैसे छपेगी और कैसे बिटकॉइन बढ़ते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, ठीक है। तो बिटकॉइन, माना आपके पास बिटकॉइन है, एक बिटकॉइन है, आपने जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो आपने एक से दूसरे को ट्रांसफ़र किया, पर इसकी वैल्यू, जो बिटकॉइन की वैल्यू, इसकी कोई मतलब कि गवर्नमेंट के पास भी अथॉरिटी नहीं है, किसी भी दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है, मतलब कि इसमें थर्ड पार्टी अथॉरिटी का कोई काम ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो बिटकॉइन की इस टाइम वैल्यू है वही वैल्यू डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगी आपके दूसरे बंदे के पास जिसको आप बिटकॉइन दे रहे हो, ठीक है। तो बीच में आते हैं माइनर्स। तो माइनर्स का क्या काम है? तो माइनर्स कोई बंदा नहीं है, मतलब कि ये किसी लोग या किसी गवर्नमेंट या किसी थर्ड पार्टी का नाम नहीं है। माइनर्स वो सर्वर्स हैं जो आपके जो भी बिटकॉइन के लेजर्स हैं उसको फॉलो करते हैं, और उसका जो है एक आप बोल सकते हैं कि एक आप बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन की डिटेल रखते हैं, ठीक है। तो ये माइनर्स कैसे काम करते हैं? माना कि आपने एक बिटकॉइन जो है ट्रांसफ़र किया दूसरे के नाम, ठीक है। एक बिटकॉइन आपने ट्रांसफ़र किया किस दूसरे पर्सन को, ठीक है। तो ये जब माइनर्स सर्वर्स में प्रोसेस हुए तो इनको एक यूनिक आईडी, आप बोल सकते हो यूनिक आईडी मिल जाती है, ठीक है। हर एक ट्रांजेक्शन की एक यूनिक आईडी होती है बिटकॉइन के केस में, ठीक है। तो वो आईडी जो है दुनिया के लाखों सर्वर्स हैं जो कि बिटकॉइन के माइनर्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो उन सर्वर्स को जो है डिलीवर होते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्वर में जो है ये वैल्यू स्टोर नहीं होती, ये दुनिया के लाखों सर्वर्स में जाके स्टोर हो जाती है। उस ट्रांजैक्शन की जो यूनिक आईडी है वो जाके दुनिया के लाखों सर्वर्स में जाके स्टोर हो गई, ठीक है। तो ये जब स्टोर हुई तब ये एक ट्रांजैक्शन इसको गिन दिया गया कि ये एक ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। अब माना दूसरे बंदे ने, ये बंदा दो है, बंदे तीसरे को ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक यूनिक आईडी जो है जनरेट हो गई और वो भी जाके लाखों कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो गई। तो ऐसे ऐसे करके एक बिटकॉइन कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ऐसे करके जो है माइनर्स के पास जो है ये भी सारा लेज़र में सारी डिटेल जो है स्टोर हो गई, ठीक है। और उस डिटेल में जब कुछ ट्रांजैक्शन हो गए तो उसका एक ब्लॉक बना दिया गया, ठीक है। कि इसमें माना कि 10 ट्रांजैक्शन जैसे हुए तो उसका एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब ये ब्लॉक को जो है लॉकिंग सिस्टम, ताकि इस ट्रांजेक्शन को कोई पढ़ ना पाए और कोई इसको बोले तो मनीपुलेट ना कर पाए, ठीक है। हो सकता है ना कि आप ट्रांजेक्शन जो किया उन ट्रांजेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ करके आप उसको मनीपुलेट कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ब्लॉक चेन में जाके एक काफ़ी ज़्यादा हार्ड पजल जिसको एक बहुत ही सुपर कंप्यूटर जो है सोल्व करके जो है इस पर को लॉक कर देता है और ये बन जाता है एक ब्लॉक। वैसे ही दूसरे जब 10 ट्रांजेक्शन दूसरे हो जाएंगे तो ये बन जाएगा दूसरा ब्लॉक, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है ब्लॉक चेन बनना स्टार्ट हो जाएंगे हर 10 ट्रांजेक्शन। अब ये मुझे नहीं पता कि कितने ट्रांजेक्शन पर एक ब्लॉक बनता है, पर हाँ कुछ ट्रांजेक्शन का एक बंच, मतलब कि एक बंच बना दिया जाता है और उसको एक ब्लॉक बना दिया जाता है, और वो ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा होता है और दूसरा तीसरे से जुड़ा होता है। तो ऐसे करके ये सीरीज में सारे ब्लॉक्स जो है वो जुड़ते रहते हैं और आपकी सारी जो ट्रांजेक्शन है वो लॉक होके दुनिया की इन्हीं सारे लाखों कंप्यूटर में जो है जाके सेव हो जाती है, ठीक है। तो तीसरी बात ये है कि जो बिटकॉइन है वो इस नाते सेफ हो गया क्योंकि इसने ब्लॉकचेन को जो है यूज़ करता है, क्योंकि एक बार जो ब्लॉकचेन दुनिया के सारे सर्वर्स में जो जाके सेव हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। कोई भी पर्सन, कोई भी सुपर कंप्यूटर भी इसको जो है ना हैक की कर सकता है ना कि इसके ट्रांजैक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो जब से बिटकॉइन बना है तब से आज तक, मतलब कि 11 साल में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सभी ट्रांजेक्शनों को ना तो आज तक कभी चेंज किया जा सकता है नहीं कभी तक चेंज होंगे। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हाँ तो फिर नए बिटकॉइन कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो माना कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया और वो माइनर्स के पास गया उसका डाटा सेव करने, तो जैसे ही ब्लॉकचेन एक बनेगा और वो लॉक होगा ब्लॉकचेन, तो उसमें एक पज़ल जो होती है वो कंप्यूटर जो है वो उस पज़ल को सॉल्व करता है
और उस पजल को सोल्व करने के जो ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हैं, एक टाइप का ट्रांजैक्शन चार्ज जो है उस सर्वर को मिलता है। और उस वो जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो ना तो रुपीज़ में मिलता है ना तो डॉलर में मिलता है, वो ट्रांजैक्शन चार्ज भी बिटकॉइन में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि अगर एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुआ तो 0.0003% इतने के समथिंग हो सकता है कि उसको ट्रांजैक्शन चार्ज मिले। तो ठीक है, तो अब टोटल बिटकॉइन कितने यहाँ हो गए, तो 1.0003। ठीक है, तो दुनिया में लाखों ट्रांजैक्शन डेली होती हैं बिटकॉइन में, लाखों के करोड़ों के हिसाब से जो है ट्रांजैक्शन होती है। तो पर डे माइनर्स में ऐसे ही बिटकॉइन जो है नए नए जनरेट होते हैं, क्योंकि बिटकॉइन कोई एक माइनर जनरेट नहीं करता। ठीक है, इस जो माइनर्स की बहुत सारी चीज़ हैं। आप बोल सकते हो कि एक कंप्यूटर एक बिटकॉइन हो गया, तो कंप्यूटर इस दुनिया में जितने सर्वर हैं सारे माइनर्स हो गए। ठीक है, तो उन सब माइनर्स में जो भी इस जो कि ब्लॉकचेन को सॉल्व कर देगा, उस ब्लॉकचेन को जो है कुछ जो है रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो वो ही रिवॉर्ड जो है वो ब्लॉकचेन जो है बिटकॉइन के रूप में देता है, जो कि पहले था 50 बिटकॉइन मिलते थे, और उसके बाद वो आधे हो गए, 25 बिटकॉइन हो गए, और अब करीब 12.5 बिटकॉइन जो है वो एक पजल को सॉल्व करने का मिलता है। ठीक है, तो ये किसी पर्सन को नहीं मिलता, ये इस इनकी वैल्यू जो है हर एक ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन के रूप में स्टोर हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है दुनिया में टोटल बिटकॉइन की जो है संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कब तक बढ़ेगी ये भी मैंने बता दिया कि जब तक 21 मिलियन बिटकॉइन नहीं हो जाते तब तक कि जो है ये जो है ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ते रहेंगे। और जब 21 मिलियन बिटकॉइन बन जाएंगे, मतलब कि पूरे हो जाएंगे इस वर्ल्ड में, तो उसके बाद जो है बिटकॉइन बनना बंद हो जाएंगे, मतलब कि माइनस को उस पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और 21 मिलियन बिटकॉइन बनने के बाद, ठीक है, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी उसकी डिमांड एंड सप्लाई चेन पर। ठीक है, तो जितनी डिमांड होगी उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो जैसे कि कई जो है यहाँ पर आपको मैं एक दिखाना चाहूँगा कि बिटकॉइन की कीमत 2030 में क्या हुई। तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि दुनिया में कितनी जो है इसकी कीमत हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि दुनिया में कीमत हो सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिलियन जो है, ठीक है, $5 लाख। ठीक है, तो $5 लाख 2030 तक, अगर $5 लाख की वैल्यू इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो करीब 3.5 करोड़ के आसपास जो है, बल्कि एक बिटकॉइन की कीमत हो जाएगी 3.5 करोड़ रुपए 2030 के आसपास। तो ऐसा कोई मानना पक्का नहीं है कि हाँ जो बिटकॉइन की प्राइस जो है 3.5 करोड़ रुपया हो जाएगी एक बिटकॉइन की प्राइस 2030 में। ये इसकी डिमांड एंड सप्लाई चेन पर जो है डिपेंड करता है। साथ में अगर अब कुछ न्यूज़ के बारे में, जो कि आपको कुछ अटपटे चटपटे न्यूज़ मिलेंगे, तो न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूज़ मैंने ओपन की है और आप देख सकते हो कि सेंटर में, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट जो है, जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग हो रही है, मतलब कि बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए नहीं बना था। ठीक है, बिटकॉइन जो बना था वो ट्रांजैक्शन के लिए बना था, पर अब कुछ लोग जो है उसको एज अ ट्रेडिंग, एज अ इन्वेस्टिंग जो है यूज़ करने लगे हैं कि आज हम बिटकॉइन 10 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीद लेते हैं, फिर इन फ्यूचर 2-3 साल बाद जो बिटकॉइन का प्राइस 50 लाख रुपए हो जाएगा तो उनको उसको बेच देंगे और 40 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लेंगे। तो एज अ इन्वेस्टमेंट और एज अ ट्रेडिंग जो है बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा अब यूज़ हो रहा है। हाँ, यही नहीं कि इंडिया में यूज़ हो रहा है, ये फॉरेन कंट्री अगर बाहर के देशों में बात करें तो काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जो इंडियन पॉलिसी है उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इस पर 18% जीएसटी लगा दी जाए बिटकॉइन की ट्रेडिंग पर, ताकि इंडिया को उसको इंडियन गवर्नमेंट को उसका कुछ फ़ायदा हो ट्रेडिंग से। तो यहाँ पर न्यूज़ आप देख सकते हो कि CEIB, मतलब कि सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, an arm of a union finance ministry, has put the forward proposal to impose 18% GST on Bitcoin transaction. The CBI told the Central Board Indirect Tax and Customer CBIC that government could potentially gain 7,200 crore एनली ऑन बिटकॉइन ट्रेडिंग। ठीक है, तो हर एक साल 7,200 करोड़ जो है गवर्नमेंट कमा सकती है अगर वो बिटकॉइन की ट्रेडिंग पर जो है 18% जो है जीएसटी वो पुट कर दें। ठीक है,
तो इंडियन गवर्नमेंट का अगर मैं बात करूं तो 2018 में आरबीआई ने जो था जो एक पार्शियल बैन लगा दिया था क्रिप्टो करेंसीज पर, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो कि क्रिप्टो करेंसी है वो उनको जो है ट्रांजैक्शन को हम कॉपी नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, उनकी ट्रांजैक्शन को अगर माना कि आपने 100 रुपये यहाँ से एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजे हैं, तो आरबीआई उस 100 रुपये का जो है हिसाब बैंक से ले सकती है कि हाँ किसने किसके खाते में 100 रुपये ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो वो बैंक उसका जो भी डिटेल ट्रांजैक्शन की डिटेल वो आरबीआई को दे सकती है। पर इन बिटकॉइन के केस में ऐसी कोई सी भी अथॉरिटी नहीं है जो कि आपके ट्रांजैक्शन का हिसाब जो है आरबीआई को दे दी। तो आरबीआई ने यही इम्पोज किया था कि जो भी मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी केस हैं उन केस में अगर बिटकॉइन को यूज़ करने लग पड़े तो इसके ट्रांजैक्शन को हम ट्रैक ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर सकते। तो इससे जो उनका मानना था कि इलीगल धंधे हैं, जैसे कि आपने डार्क वेब के नाम सुना होगा, जिससे ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं या हथियार सप्लाई किए जाते हैं। तो अगर उन्होंने जो है बिटकॉइन का लेन देन करना या बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो हम उनको पकड़ने में बिल्कुल नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि उनके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया जा सकता कि कब किसने एक ए पर्सन ने बी पर्सन को कब ट्रांसफ़र किए, कितने ट्रांसफ़र किए और कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किए, इनका पता नहीं लगाया जा सकता। तो आरबीआई ने यही कहा था कि हम जब इसके ट्रांजैक्शन का पता नहीं लगा सकते तो ये एक तरफ से इस पर बैन लगाना देना चाहिए, क्योंकि इससे इलीगल जो धंधों को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पर 2018 में पार्शली जो है बैन लग गया था। पर 2020 में मार्च महीने में ही जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि जो कि क्रिप्टो करेंसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू कम अप द क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पॉलिसी, कि क्रिप्टो करेंसी पर हमें रेगुलेशन पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और अपेक्स कोर्ट ने मार्च में इसी साल में जो है ये डिक्लेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपेक्स कोर्ट इन मार्च दिस ईयर स्ट्रक डाउन द कर्व ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेड इंडिया को क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेड है इंडिया में उसको गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया है कि हाँ क्रिप्टो करेंसी में जो है इंडिया में भी ट्रेडिंग की जा सकती है, ठीक है। और साथ में ये भी कहा है कि एससी क्वेश्चन द अर्लियर बैन इम्पोज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, की एससी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जो है डिक्लेयर कर दिया कि जो भी आरबीआई ने बैन लगाया था कि ट्रेडिंग इन वर्चुअल करेंसी, मतलब कि बिटकॉइन में जो भी ट्रेडिंग हो रही थी या क्रिप्टो करेंसी में जो भी ट्रेडिंग हो रही थी उस पर आरबीआई अब बैन नहीं लगा सकती और उसको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरबीआई ने 2018 में, जैसे ही मैंने आपने कहा कि आरबीआई ने वर्चुअली बैन कर दिया था कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग इंडिया में नहीं की जा सकती 2018 में जब ये बैन लगा था। ऑल द एंटिटी रेगुलेटेड बाय द इट शैल नॉट डील इन वर्चुअल करेंसी और प्रोवाइड सर्विस फॉर फेसिंग एनी पर्सन और एंटिटी डीलिंग विद सेटिंग दोज, ठीक है। तो कोई भी बैंक जो था इन क्रिप्टो करेंसी में जो भी कोई भी आप बोल सकते हैं कि डील नहीं कर सकते थे उस टाइम पर, क्योंकि बैन लगा दिया था आरबीआई ने। वो आरबीआई ने किस कारण से बैन लगाए थे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो करंटली बिटकॉइन एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट हैज़ नाइदर बीन ऑथराइज्ड नॉर बीन रेगुलेटेड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इन इंडिया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बिटकॉइन को जो कि बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सके, ठीक है। तो बिटकॉइन में रेगुलेशंस की ज़रूरत है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि इसके रेगुलेशन में हाँ इसको कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपके पास पॉकेट में आपके वॉलेट में जितने भी बिटकॉइंस पड़े हैं आपको इसका हिसाब देना सकता है, क्योंकि आपके ट्रांजेक्शन का तो कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। आप जिस मर्जी को ट्रांसफ़र करो वो तो ट्रांजेक्शन आपका कोई नहीं निकाल सकता। पर ऐसा हो सकता है कि आपके पास जितने बिटकॉइन है उसका साल में, जैसे आप इनकम टैक्स अपनी ITR भरते हो कि आपने कितने बिटकॉइंस किसको भेजे, तो ऐसा आप एक डिटेल बना के गवर्नमेंट को दे सकते हो ताकि उसका रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए कि हाँ कब कितने बिटकॉइन आपने किसको ट्रांसफ़र की, इसका जो है पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने किसी कोई पर्सन है ए, उसने बी पर्सन को 10 बिटकॉइन ट्रांसफ़र की, तो अपने साल का जो भी फाइल करेगा अपना बिटकॉइन से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन अपनी फाइल करेगा तो उसमें बताएगा कि हाँ मैंने बी पर्सन को 10 बिटकॉइन जो है किस डेट को जो है ट्रांसफ़र किए थे। सेम गवर्नमेंट बी से भी डिटेल मांगेगी कि कब तुम्हें जो है बिटकॉइन मिले और किससे मिले,
तो वैसे बिट को जो पर्सन भी है वो भी अपना जो है डिटेल गवर्नमेंट को देगा। तो मैं सोच सकता हूँ कि कुछ हद तक जो है इस पर रेगुलेशन जो है इंडिया में आ सकती है, या किसी भी देश में रेगुलेशन जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी आ सकती है इस पर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रेगुलेट तो किया जा सकता है, पर हाँ इसके ट्रांजेक्शन को कोई भी मतलब कि ट्रैक नहीं कर सकता है, ऐसा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें या नहीं, इससे पहले मैंने बिटकॉइन का आपको ग्राफ दिखाना चाहूँगा। तो अगर हम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो काफ़ी हद तक रिस्की है, और काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। ऐसा ग्राफ में देखने से कि 2018 में भी इसकी कीमतें बढ़ी थी, और फिर से ये मतलब कि करीब 12 लाख रुपए तक जाने के बाद ये फिर से 2 लाख रुपए आ गया था, और फिर से ये फिर 20 लाख रुपए चल जा चुका है। तो सेम इसको शेयर मार्केट से कंपेयर करके देखें तो शेयर मार्केट में कैसा होता है कि आप किसी कंपनी में माना कि एचडीएफसी में पैसे लगाना चाहते हो, ठीक है। आपने देखी कि एचडीएफसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके फंडामेंटल कंपनी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आपको पता है कि हाँ फ्यूचर में कंपनी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। पर बिटकॉइन के केस में ऐसे कोई भी फंडामेंटल्स नहीं है जो कि बिटकॉइन को एक टाइप का बोले कि फेस करे, सॉरी डिस्प्ले करे कि हाँ बिटकॉइन का प्राइस जो है इन फ्यूचर बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी की अगर बात करें तो उसके बैलेंस शीट में शो हो जाता है कि हाँ कंपनी को इस साल लॉस हुआ है तो इसका जो शेयर प्राइस है वो गिरेगा, और इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो वो कंपनी के केस में या शेयर मार्केट के केस में हम एक टाइप का आप बोल सकते हो कि आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, पर बिटकॉइन के केस में आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि बिटकॉइन का जो है कोई भी रियल में कोई भी जो है अपनी मौजूदगी नहीं है, ठीक है। बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को आपको पता ही नहीं है कि पर डे बिटकॉइन में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो आपको उसको कैसे पता लगा कि इन फ्यूचर में उसकी जो है वैल्यू बढ़ेगी या नहीं, ठीक है। हो सकता है कि जो बिटकॉइन की जो है डिमांड ही खत्म हो जाए इन फ्यूचर में, तो उसका प्राइस तो वैसे गिर जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2018 के केस में कि दो एकदम से लगातार उसकी डिमांड हाई पीक पर थी, तो वो उसके प्राइस जो है 12 लाख तक गया और फिर 2 लाख पर गिर गया। अब फिर से उसका जो प्राइस 20 लाख तक गया है, हो सकता है फिर से गिर के आके 1-2 लाख पर ट्रेड करना स्टार्ट करते, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो जो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, तो वहाँ तक मेरी तरफ से तो मैं कोई भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के मैं किसी तरफ तरीके से मूड में नहीं हूँ, क्योंकि इसमें मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकता, एक तरह की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता बिटकॉइन में कि हाँ इसका प्राइस जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन की ना तो कोई बैलेंस शीट है, ना तो कोई फंडामेंटल एनालिसिस है, ठीक है, ना तो बिटकॉइन को कोई एनालिसिस कर सकता है, ठीक है। बिटकॉइन जब आप फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ है ही नहीं तो उसको आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते। तो बिटकॉइन को एज अ ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपको माना कि जो है बिटकॉइन इंडिया में प्रचलित हो गया, और आप किसी स्टोर में गए, आपको कुछ सामान खरीदना है, आपके पॉकेट में, सॉरी आपके जो है डिजिटल वॉलेट में कुछ बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, आपने बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन वहाँ पर कर ली, ठीक है, उसके लिहाज से ठीक है। पर इन्वेस्टमेंट के अगर लिहाज से देखा जाए तो बिटकॉइन काफ़ी रिस्की है, ठीक है। फ्यूचर में क्या बिटकॉइन की प्राइस होगी इसका तो प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ कुछ वेबसाइट ने कहा है कि 3.5 करोड़ तक इसकी वैल्यू जो है जा सकती है 2030 तक, पर मेरा मानना कुछ अलग ही है, ठीक है। तो बिटकॉइन में एक तरह की ये गैम्बलिंग हो जाएगी, अगर इन्वेस्ट हम करते हैं तो गैम्बलिंग टाइप का ही है कि हाँ अगर आपका लक अच्छा रहा, मतलब कि एक तरीके से अगर तुक्का लग गया तो आप करोड़पति हो गए, और नहीं लगा तो फिर जो भी आपने इन्वेस्ट किया वो सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यही थी वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको सब बिटकॉइन के बारे में समझ आया होगा, और आपको इन्वेस्ट करने से या ना करने का कुछ तो आइडिया मिला होगा, ठीक है, कि बिटकॉइन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ट्रांजैक्शन के लिए बनी हुई है, ठीक है, कि हाँ आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए आप क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो उसको कंट्रोल करती है। माना आपके जेब में 1,000 के 2,000 के नोट है तो गवर्नमेंट इसको कभी भी बैन कर सकती है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी को कोई भी जो गवर्नमेंट जो है बैन नहीं कर सकती है, ठीक है। जो एक बार बन चुकी है क्रिप्टो करेंसी, वो चलती रहेगी जब तक उसके ट्रांजैक्शन जो है एक जगह से दूसरी जगह होते रहेंगे, ठीक है। तो इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, यही इसमें खास बात है कि इसको कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास अगर क्रिप्टो करेंसी है तो आपको इस ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आपको कहीं कपड़े खरीदने हैं तो आप, क्योंकि अभी इंडिया में तो खासकर इसका बिटकॉइन का यूज़ नहीं हो रहा, पर फॉरेन कंट्रीज़ में अगर यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा शोरूम
शोरूम्स में या बड़े बड़े होटल्स में बिटकॉइन को एज अ ट्रांजेक्शन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बिटकॉइन से पेमेंट करते हो तो वो आपके बिटकॉइन के पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है जल्दी ही इंडिया में भी जो है काफ़ी ज़्यादा शोरूम्स या आप मेगा मार्ट या मॉल्स में जो है बिटकॉइन की पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए जो है रेगुलेशंस आ जाएं और बिटकॉइन इंडिया में भी चलना स्टार्ट हो जाए। तो ठीक है, तो ट्रांजैक्शन के लिए मैं मेरे ख्याल से बिटकॉइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सेफ़ है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी है और काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, ठीक है। बिटकॉइन से ट्रांसफ़र जैसे अभी आप गूगल पे या फ़ोन पे से ट्रांसफ़र कर रहे हो तो जितनी फास्ट है तो बिटकॉइन का भी उतनी फास्ट है, ठीक है। तो पेमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो ये मेरी आखिरी राय थी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है शेयर मार्केट पर बने, ठीक है। ये एक वीडियो मेरे दिमाग में आ रही थी क्योंकि शेयर मार्केट से भी अलग है, क्योंकि शेयर मार्केट में तो हम शेयर से लेन देन करते हैं, पर ये बिटकॉइन का काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर न्यूज़ में थी, चर्चा में थी, इसलिए मैंने एक वीडियो जो है बिटकॉइन पर बना दी ताकि जो नए इन्वेस्टर हैं वो समझ सकें कि बिटकॉइन है क्या और क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।